फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश एकेडमी। दिस इज सोनिया। इन टुडेज वीडियो लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कंप्लीट लिस्ट ऑफ मेजर वर्क्स फ्रॉम 1 Jan 2025, जो अभी आपका यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का एग्जामिनेशन हुआ है रिसेंटली। पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन पेपर से कंप्लीट लिस्ट उठाई गई है मेजर वर्क्स की, जिसमें 160 प्लस आपको मेजर वर्क्स देखने मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन we are just going to familiar you with the question paper itself. ये basically मेरा वीडियो का 5th पार्ट है. Watch this complete so that you guys have more clarity towards your complete examination of UGC NET English Literature. Now let's start today's video. So we are now 121 The Zoo of Malta. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, The Zoo of Malta by Christopher Marlowe. It was written by क्रिस्टोफर मार्लो, राइट। क्रिस्टोफर मार्लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका ये वर्क है बिकॉज इट इज अपीयर्ड इन योर एग्जामिनेशन many time in a different format. You need to just understand the facts about it. So it was first written around 1590. ये basically play है The Zoo of Malta by Christopher Marlowe and it was written first 1590. मतलब you guys can say जो इसका around I'm talking about, और इसका जो first performance है it was 1592, right? And the first जो basically publication इसका हुआ था posthumous, it was published in 1633. So these 3 years you keep in your mind regarding the Zoo of Malta. ये tragedy है, basically revenge tragedy है. What exactly it is? It is a revenge tragedy. रिवेंज ट्रेजेडी। यस्टरडेज ऑफ माई वीडियो जहां मैंने द स्पेनिश ट्रेजेडी आपके साथ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट बाय थॉमस किट का डिस्कस किया था इन डिटेल्ड मैनर। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव द जी ऑफ माल्टा. दिस इज बाय क्रिस्टोफर मार्लो एंड ग्रेट रिवेंज ट्रेजेडी, राइट। प्ले है विच वॉज रिटन in words and prose, you guys can say. Now let's talk about some important facts regarding Christopher Marlowe. तो जैसे कि you guys know about Christopher Marlowe कंटेम्प्रेरी है ऑफ विलियम शेक्सपियर के, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी बिट्स भी हैं, अ ग्रुप है ऑफ एजुकेशन. आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी बिट्स क्या है. अ ग्रुप ऑफ एजुकेटेड ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज, राइट. एंड ऑफ कोर्स वी नो क्रिस्टोफर मार्लो बिकॉज ऑफ हिज पावरफुल ब्लैंक वर्ड्स एज वेल ट्रैजिक प्रोटैगनिस्ट. आप देखेंगे इनके जितने भी वर्क्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनके जो अदर वर्क्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर इन अ सेम मैनर, डॉक्टर फोस्टर, टम्बरलेन द ग्रेट, द जी ऑफ माल्टा, वन ऑफ जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, एडवर्ड द सेकेंड, एंड द मैस्क्रे एट पेरिस. सो देयर आर मेजर वर्क्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर आइडिया ऑफ दिस इंपॉर्टेंट रिवेंज ट्रेजेडी विच आई मैंशन हियर, ओके. तो बेसिकली फ्रेंड्स, द जियो ऑफ माल्टा, दिस प्ले स्टार्ट विद अ रिच जूइश मर्चेंट जिसका नाम होता है बारबार्स. ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बारबार्स. ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले मैंने स्पेस आप लोगों के लिए अरेंज कर लिया. अभी मैं अगेन आपको बताती हूँ. द जियो ऑफ माल्टा में जो बेसिकली स्टोरी स्टार्ट होती है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम दी बाराबस. ठीक है, तो बाराबस नाम का एक जूइश मर्चेंट होता है जो बेसिकली क्या करता है, उसका जितना भी वेल्थ होता है वो लॉस हो जाता है, मतलब छीन लिया जाता है जो क्रिश्चियन गवर्नर होते हैं उनके थ्रू. एक्चुअली दे सीज हिज प्रॉपर्टी टू पे ट्रिब्यूट टू द टर्क्स. ट्रिब्यूट देने के लिए टर्क्स को वो क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेते हैं. अभी जो ये आपके बारबाराज है जो बेसिकली मर्चेंट है, ही टेक रिवेंज, राइट. और ये क्या बन जाता है, ही बिकम्स कनिंग एंड मैन्युपुलेटिव. एक ऐसा इंसान बन जाता है तो ये सबको धोखा देने लगता है. मतलब कि रिवेंज की एक जो इसके अंदर एक स्पिरिट है भी, तो वो कहीं ना कहीं इसको कुछ गलत करने के लिए बार बार अट्रैक्ट करती है. ठीक है, तो ही यूजेज हिज डॉटर, ये अपनी डॉटर का भी यूज करता है इन दिस टास्क ऑफ हिज. एबिगेल नाम होता है इनकी डॉटर का, जो इन दिस प्ले आपको देखने मिल जाएगा. तो बेसिकली ये पीपल जो होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको पॉइजन्स देने लगता है और जिसका कोज होता है कि काफ़ी सारी डेथ्स हो जाती हैं. ठीक है, तो ओवरऑल इस प्ले में आप देखेंगे ग्रीड एंड रिवेंज का एक सिंबॉलिक एग्जाम्पल दिखाया गया है, राइट. सो ओवरऑल दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले बाय आपके क्रिस्टोफर मार्लो एंड वन ऑफ द रिवेंज ट्रेजेडी इट कंसर्ड. And one thing more, you have to just clear about the major or main characters from the
प्ले, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैमलेट, one of most important and great tragedy by William Shakespeare. Now discussed about it. So सबसे पहले friends, it is a great tragedy by William Shakespeare. Tragedy, right? And basically it was अगर मैं बात करूँ the year of composition, so around 1600 or 1601 it was composed. और इसमें आपको जो एज ए मेन कैरेक्टर्स हैमलेट, क्लॉडियस, गर्ट्रूड, ओफेलिया, पोलोनियस, मैनी मोर आपको कैरेक्टर्स देखने मिल जाएंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसिकली ये जो इनका ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर का. तो बेसिकली फ्रेंड्स, हैमलेट इज अ ट्रेजेडी अबाउट रिवेंज, मोरालिटी एंड सर्च फॉर ट्रूथ. तो आपने देखा होगा ये जो प्ले जब बिगिन होता है व्हेन द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर, जब वो उनको बताने की कोशिश करते हैं, टेल हिम दैट ही वाज मर्डर्ड बाय क्लॉडियस, उसके बेसिकली जो चाचा होते हैं, जो अंकल होते हैं. And Hamlet promised to take revenge but become confused between action and thought, right? क्योंकि whether to kill Claudius or find more proof, यहाँ पे confusion रहता है Hamlet को, right? जो basically उनका son होता है. Okay? Now let's talk about what exactly it is. So it is also revenge tragedy. Revenge tragedy. Okay? अभी now let's move on next one, Cymbeline. Okay, let's talk about it first. So guys, Cymbeline by William Shakespeare, it is a tragic comedy, यानी कि it is a part of romance or historical play, it is the part, right? So basically ये क्या है आपका tragic comedy, right? आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है. अभी मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मुलेट करा रही हूँ कि वो बेसिकली क्वेश्चन आपसे क्या फ्रेम हुआ है इन एग्जामिनेशन ऑफ योर, जो 7 Jan 2025 में आपका यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का एग्जामिनेशन हुआ था. सी, दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 125. हियर दे आस्क अबाउट विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी. तो उन्होंने पूछा है नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी. सो ओवरऑल यहाँ पे आपसे रिवेंज ट्रेजेडी को लेके क्वेश्चन है. स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड वी हैव टॉक्ड अबाउट इन माय लास्ट वीडियोस. द जियो ऑफ माल्टा मैंने आज आपको डिस्कस कर दिया है. दिस इज बाय क्रिस्टोफर मार्लो एंड ऑफ कोर्स रिवेंज ट्रेजेडी इट इज. Hamlet by William Shakespeare, it is again revenge tragedy, important. And Cymbeline, this is by William Shakespeare but it is a romance tragic comedy it is, or you guys can say historical play, राइट. तो बेसिकली जो Cymbeline है, इसमें जो स्टोरी है वो एमागन की है, जो एक वर्चुअस प्रिंसेस होती हैं और सीक्रेटली उनकी मैरिज हो जाती है एक पुअर मैन के साथ, राइट. सो यहाँ पर आप देखेंगे जो बेसिकली इनका प्ले है विलियम शेक्सपियर का Cymbeline, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ रोमांटिक एंड ट्रेजिक कॉमेडी प्ले है ये. तो ओवरऑल दिस इज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी, राइट. सो हियर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू कैन सी इन एग्जामिनेशन ऑफ योर प्रेजेंट. Accordingly, you will have to prepare yourself. Now, let's move on. Next, what we have. So, friends, next we have 124 Tiger Claw. So, basically, it is a war novel. ये आपका एक war novel है, which was written by Suhana Singh Baldwin, right? Okay. सो बॉल्डविन के थ्रू ये लिखा गया है. बेसिकली साहुना टाइप नेम है इनका, नॉट सुहाना, साहुना. ओके. तो साहुना सिंह बॉल्डविन जो है एक इंडियन कैनेडियन नॉवेलिस्ट हैं, राइट. इम्पॉर्टेंट हैं एंड ये फीमेल आपकी ऑथर हैं जो बेसिकली विमेंस स्ट्रगल, आइडेंटिटी एंड पार्टीशन को लेकर अपनी राइटिंग्स में बात करती हैं. एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट वर्क इनका. टाइगर क्लो जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, हिस्टोरिकल नॉवल है जो बेसिकली बेस्ड ऑन है ट्रू हिस्ट्री, राइट. तो इसमें एक ट्रू हिस्ट्री बताई गई है, ट्रू स्टोरी बताई गई है ऑफ विमेन की, जो एक बेसिकली इंडियन मुस्लिम विमेन होती है और किस तरीके से शी वर्क एज अ स्पाई फॉर द ब्रिटिश, ओके, टू जस्ट नाजी ऑक्यूपाइड फ्रेंच ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वॉज. सो यू प्लीज कीप इन योर माइंड दिस नॉवल एंड इट वॉज पब्लिश 2004. द ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2004. में आपको भी क्वेश्चन भी फैमिलियर कराने वाली हूँ, व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर बाय एग्जामिनर. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, चंडालिका. तो फ्रेंड्स बेसिकली चंडालिका ये जो आपका प्ले है, इट इज़ अ प्ले
It is by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore wrote this important play Chandalika. और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है, दिस वॉज रिटन ओरिजिनली इन बंगाली. इसको ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया है, देन इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. ओके, लेटर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है. एंड यू प्लीज कीप इन योर माइंड 1938. होप यू कैन सी 1938. ओके, इट वॉज फर्स्ट परफॉर्मेंस इसका जो है. तो बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर, जैसे कि आप जानते हैं, रिनाउंड बंगाली पोइट हैं, नॉवेलिस्ट है, प्ले राइट हैं एंड फिलोसोफर भी हैं. एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरिएट भी कंसीडर किए जाते हैं. फॉर गीतांजलि के लिए ही एक्चुअली वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1913. एंड ऑफ कोर्स इफ आई टॉक अबाउट इनका जो ये बेसिकली प्ले है, जो कोर आइडिया अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर प्ले के बारे में बताऊं, चंडालिका इनका एक सिंबॉलिकल एंड सोशल प्ले है, जहां पर ना क्वेश्चन है पुट किया गया है टूवर्ड्स द कास्ट सिस्टम, और जहां पे एक्सप्लोर किया गया है स्पिरिचुअल इक्वालिटी को. तो ओवरऑल आप यहाँ पर देखेंगे जो स्टोरी है इनकी स्टार्ट होती है कि इसमें एक गर्ल होती है जिसका एक्चुअली नेम होता है, राइट, उसका नाम होता है प्राकृति. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे प्राकृति, ठीक है. तो ये गर्ल होती है इस पर्टिकुलर प्ले में जो एक कंसीडर की जाती है अनटचेबल गर्ल, राइट. और इसमें एक आनंद भी होते हैं. तो बेसिकली वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं. तो ओवरऑल ये जो गर्ल होती है डीपली फॉल इन लव विद दैट पर्सन आनंद. और उनकी जो मदर होती हैं कहीं ना कहीं शी यूजेस ब्लैक मैजिक टू मेक हिम रिटर्न टू हर, राइट. सो ओवरऑल स्टोरी में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो एक कास्ट सिस्टम है जो स्प्रेड आउट है हमारी सोसाइटी में एज वेल. अनटचेबल गर्ल का जर्नी दिखाया गया है फ्रॉम सेल्फ हैट्रेड टू सेल्फ रियलाइजेशन, राइट. और यहाँ पे बेसिकली टैगोर ने सिंबलाइज किया है और मैसेज देने का कोशिश किया है लाइक स्पिरिचुअल इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी को लेके. मैंने इस पर्टिकुलर प्ले को मेरी पास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया हुआ है, राइट. इन डिटेल मैनर में मैंने एक्सप्लेन किया है. यहाँ मैंने आपको सब इंपॉर्टेंट फैक्ट सजेस्ट किए हैं ओनली अबाउट दिस प्ले. अभी लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में जो पूछा गया है. सी, दिस इज द क्वेश्चन. होप यू कैन सी इन प्रॉपर मैनर. लेट मी चेक फर्स्ट. नाउ visible for you all. See 128 question. Which of the following text has been written by Rabindranath Tagore? So यहाँ बेसिकली आपको कुछ वर्क्स दे रखे हैं लाइक टाइगर क्लो, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इट इज़ अ नॉवल. चंडालिका जो कि बेसिकली प्ले है, दिस इज बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड दैट वाज फर्स्ट पब्लिश 1938. ओरिजिनली इट वाज रिटन इन बंगाली. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव अ टच ऑफ ब्राइटनेस एंड इमेज ब्रेकर्स. में ये आपको अभी क्लियर करा देती हूँ इन दोनों वर्क्स के बारे में भी, जो भी फैक्ट्स वी हैव जस्ट डिस्कस. ओके, तो बेसिकली फ्रेंड्स, अ टच ऑफ ब्राइटनेस, दिस इज अ प्ले विच इज बाय प्रताप शर्मा. राइट. एंड इट वॉज पब्लिश 1965 द ईयर व्हेन इट वॉज पब्लिश. ये बेसिकली एक पॉलिटिकल ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा इट इज. एंड मेनली यहाँ पे जो रेड लाइट एरिया है ना, द सिटी रेड लाइट एरिया मुंबई में, उसके बारे में इसमें मेंशन किया गया है इस पर्टिकुलर प्ले में. तो जो प्रताप शर्मा है ये बेसिकली इंडियन प्ले राइट हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं एंड फिल्म मेकर भी हैं, राइट. और नॉन फॉर प्ले दैट डील विद सोशल इनजस्टिस, करप्शन एंड ह्यूमन डिग्निटी पर जो बेस्ड ऑन थीम है, ही टॉक्स अबाउट इन हिज राइटिंग्स. वन ऑफ इम्पॉर्टेंट प्ले यहाँ पर भी मेंशन है, यू कैन सी हियर अ टच ऑफ ब्राइटनेस. तो यहाँ पर बेसिकली पोर्ट्रे किया गया है डार्क वर्ल्ड ऑफ प्रोस्टिट्यूशंस जो बॉम्बे में है, बेसिकली थ्रू द स्टोरी ऑफ रुक्मणी. तो रुक्मणी की स्टोरी के थ्रू यहाँ पर हाईलाइट किया गया है उस मेजर थीम को, दैट आई टॉक अबाउट दी prostitutions in Mumbai. Okay, so hope you understand here what exactly the play it is. Now let's move on the next one, 127, image breakers. So basically friends, image breakers, this is by Mahadevi Verma, right. Mahadevi Verma का play है and it was published 1950 and it is about feminist play, राइट. ये चीज़ आपने ध्यान रखना है. सोशल ड्रामा है एंड इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी. प्लीज कीप इन योर माइंड, इसको ओरिजिनली हिंदी में लिखा गया है एंड देन आफ्टर इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू
other languages like English language social play. Okay, so basically अगर मैं आपसे महादेवी वर्मा की बात करूँ, the author of this particular work, so या प्ले जो भी हम लोग डिस्कस करें, फेमिनिस्ट प्ले सोशल ड्रामा इट इज़ एक्चुअली, तो मेजर फिगर है वो हिंदी लिटरेचर की, राइट. रोमांटिक बेसिकली रोमांटिसिज्म की बात करती हैं ये अपने हिंदी लिटरेचर में, लेकिन यहाँ पर भी इनका ये वर्क इंक्लूडेड है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, बिकॉज इट ऑल्सो हैव बीन ट्रांसलेटेड इन दिस इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, तो ये आपके महादेवी वर्मा पोइट, एसेज, सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट हैं, एंड ऑफ कोर्स मॉडर्न मीरा इनको बोला जाता है, एंड एडवोकेट है कहीं ना कहीं वुमेन्स के राइटर को लेके, उनकी एजुकेशन को लेके, राइट. अच्छा, जो इनका ये वर्क है दैट इंक्लूडेड इन आर एग्जामिनेशन इमेज ब्रेकर्स, तो इट इज़ अबाउट फेमिनिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट प्ले की तरह इसको हम जस्ट अंडरस्टूड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस दिखाए गए हैं लाइक ट्रेडिशनल इंडियन आइडियाज़ को लेके अबाउट वुमेन्स रोल एंड उनकी मैरिजेस को लेके. ठीक है, तो इसका जो बेसिकली टाइटल है वो अपने आप में इमेज ब्रेकर सजेस्ट कर रहा है कि किस तरीके से ब्रेकिंग हो रहा है फॉल्स इमेज और आइडल्स का, राइट. सो ओवरऑल आप देखेंगे दिस इज अबाउट द प्ले, एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स आपको यू मस्ट नो. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट. वी हैव 128 पर्पल हिबिस्कस. तो गाइस, पर्पल हिबिस्कस most important by Chimamanda Ngozi Adichie. First I'm just writing the name of author, Chimamanda Ngozi Adichie. दिस इज़ द नेम ऑफ ऑथर. बेसिकली अफ्रीकन लिटरेचर का पार्ट है ये. अफ्रीकन लिटरेचर में वी स्टडी चिमामदा निगोची अदीची, राइट. चिमामदा निगोची अदीची को हम स्टडी करते हैं, एंड इट वाज पब्लिश 2003. ये इनका इतना इंपॉर्टेंट है, इट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. इनका पोस्ट कॉलोनियल कमिंग ऑफ एज बेसिकली नॉवल है, कमिंग ऑफ एज नॉवल है इनका ये आपकी चिमामदा का. एंड इसमें इन्होंने बेसिकली इसका जो सेटिंग रखा है इट वाज नाइजीरिया और ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट, राइट. चिमामदा निगोची अदीची जो है आपकी प्रोमिनेंट कंटेम्प्रेरी अफ्रीकन राइटर्स में से एक हैं जिन्होंने ये पर्पल हिबिस्कस दिया है, पर्पल हिबिस्कस. एंड इनका जो बेसिकली फोकस एरिया रहता है राइटिंग्स का, शी टॉक्ड अबाउट फेमिनिज्म एंड नाइजीरियन आइडेंटिटी की बात करती है, एंड रिलीजन की बात करती है, कॉलोनियल लेगेसी की बात करती है अपने वर्क्स में. अपार्ट फ्रॉम पर्पल हिबिस्कस देर आर मोर वर्क्स दैट शी रॉट एंड इम्पॉर्टेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक हाफ अ येलो सन, अमेरिकाना एंड द थिंग्स अराउंड न्यूयॉर्क. ठीक है, तो बेसिकली इनका जो ये वर्क है पर्पल हिबिस्कस, इसमें ना स्टोरी दिखाई गई है कम्बिली की. आई एम राइटिंग हियर द नेम ऑफ दैट गर्ल, कम्बिली, राइट. कम्बिली नाम की एक लड़की होती है, एक यंग गर्ल होती है बेसिकली. हाउ शी ग्रोइंग अप इन अ वेल्दी बट इमोशनली सफोकेटिंग फैमिली. उसकी फैमिली वेल्दी है बट शी सफोकेट इन दैट फैमिली, क्योंकि उसके जो फादर उस पर्टिकुलर उनका जो एक बिहेवियर है उस फैमिली में इट्स अनबियरेबल. ओके, तो बेसिकली यहाँ पर इसी के पर्पस और इस एरिया को फोकस किया गया है. तो पोस्ट कॉलोनियल और फेमिनिस्ट स्टोरी के रूप में इट वॉज एक्सप्लोर द मेजर थीम्स ऑफ नाइजीरिया, राइट. बेसिकली उसका सोसाइटी जो था, किस तरीके से फैमिलीज का एक रोल रहता है, किस तरीके से फादर का एक सम अनबियरेबल बिहेवियर दैट लीड जो उनके बेबी मतलब किड्स हैं, जो उनके मतलब डॉटर है ये कम्बिली जो है, कितना शी फील सफोकेट, राइट. सो दिस इज द स्टोरी अबाउट इट, and I will not explain a lot about it क्योंकि we are just going to discuss complete list. So next we have Zulai's people. So friends, 129 Zulai's people. Now let's talk about Zulai's people. ये आपका नदाइन गॉर्डिमर का है, नदाइन गॉर्डिमर. ये भी आपकी फीमेल ऑथर हैं, राइट. इट वॉज पब्लिश 1981. बेसिकली ये पॉलिटिकल नॉवल है, पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन है, एंड इसका जो सेटिंग है इट इज साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, राइट. एंड नदाइन गॉर्डिमर वॉज अ साउथ अफ्रीकन राइटर एंड नोबेल प्राइज विनर भी रह चुकी है 1991, द ईयर व्हेन शी वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, राइट. साउथ अफ्रीकन राइटर हैं एंड शी वॉज नॉन फॉर हर एंटी अपार्थाइड स्टैंस. एंटी अपार्थाइड यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम जो साउथ अफ्रीका का है जहाँ पर रेशियल सेग्रीगेशंस इन्फोर्समेंट में है, शी टॉक्ड अबाउट इन हर राइटिंग्स, राइट.
एंड इनका जो बेसिकली फिक्शन है, जो भी फिक्शन शी रिप्रेजेंट एज ए नॉवेल्स और जो भी इनका स्टोरीज रहता है, वहाँ पर आप देखेंगे मोस्टली शी एक्सप्लोर रेशियल टेंशन, फ्रीडम, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड मोरल चॉइस इन साउथ अफ्रीका. तो बर्जर्स डॉटर, जुलाइस पीपल जो ऑलरेडी मेंशन है हियर, एंड द लेइंग डेज, द गेस्ट ऑफ ऑनर, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट एंड कंजर्वेशनिस्ट जो इनका बुकर प्राइज विनिंग वॉक है. सो ओवरऑल आपने 5 और 6 नंबर वॉक्स जो देख के जाना है. देखिए पर्पल हिबिस्कस जो चिमामदा निगोची अदीजी का मैंने भी आपको पीछे डिस्कस किया यहाँ पे. नेक्स्ट जुलाइस पीपल, नदाइन गॉडिमर. तो ये बोथ दी राइटर्स आर रियली वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनको लेकर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको बनते ही बनते हैं ना. इनका जो ये वर्क है नदाइन गॉडिमर का जुलाइस पीपल, व्हाट एग्जैक्टली जो इनका ये वर्क है एक्सप्लोर इन दिस, राइट. तो यहाँ पर ना आपको देखने मिलेगा इमेजेस या इमेजिनेशन किया है फ्यूचर साउथ अफ्रीका के बारे में, जहाँ पर बेसिकली वॉयलेंट रिवॉल्यूशन किस तरीके से ब्रेकआउट कर रहा है अपार्थाइड सिस्टम को, राइट, उसे कोलैप्स कर रहा है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राइटर है उसने एक ऐसे सोसाइटी की को इमेजिन कर रही है इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर. और यहाँ पर ना रिवर्सल ऑफ पावर दिखाया गया है, यानी कि अर्लियर जुलाई वॉज देयर सर्वेंट, नाउ इन हिज विलेज द वाइट फैमिली बिकम्स डिपेंडेंट ऑन हिम. अभी वाइट फैमिलीज जो हैं वो क्या आ गई हैं, डिपेंडेंट ऑन हिम, मतलब वो लोग अभी डिपेंड हो गए उनके ऊपर. तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो रहा है रेस को लेके, क्लास को लेके एंड पावर को लेके, राइट. सो हियर यू कैन सी. अभी नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स द अनदर वर्क, क्राई द बिलव्ड कंट्री. तो बेसिकली फ्रेंड्स ये जो वर्क है क्राई द बिलव्ड कंट्री, इट इज बाय अलान पैटन. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अलान पैटन, राइट. दिस इज द नेम ऑफ ऑथर. और ये जो वर्क है 1948 में इसका पब्लिकेशन है, यू कैन सी नाउ हियर. एंड ये जो आपके ऑथर हैं ये बेसिकली साउथ अफ्रीकन ऑथर हैं, टीचर भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, एंड स्ट्रांगली अपोज्ड हैं टूवर्ड्स अपार्थाइड जो साउथ अफ्रीका में बेसिकली उसके सेग्रीगेशन को लेके बेसिकली ये जो हैं अपार्थाइड को लेके उसके अगेंस्ट हैं, स्ट्रांगली अपोज्ड करती हैं. मेल बेसिकली ऑथर हैं. एंड ही फाउंडर ऑफ द लिबरल पार्टी ऑफ साउथ अफ्रीका. He was also the founder of the Liberal Party of South Africa. कौन? I'm talking about Alan Paton. Okay? Hope you understand here. अभी इनका जो ये वर्क है Try the Beloved Country, this is 1948. ये जो नॉवलिस्ट में स्टीफन के बारे में, एक स्टीफन जो है एक पुअर ब्लैक प्रीस्ट होता है, राइट. और वो एक रूरल विलेज में रहता है, who travels to for search मिसिंग सन. इनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है एब्सोलम. तो उसकी सर्च में ये मतलब उसको ही सर्च करने में ये ट्रैवल कर रहा होता है. और ही डिस्कवर्ड दैट हिज सन हैज किल्ड अ वाइट मैन. इसको बाद में पता लगता है कि जो उसका बेटा है एब्सोलम है, टू होम ही एक्चुअली सर्च एंड ट्रैवल फॉर सर्चिंग हिम. तो फाइनली ही डिस्कवर कि जो उसका बेटा है उसको तो मार दिया गया है. किसके थ्रू? एक वाइट मैन के थ्रू जिसका नाम अर्थर करके कुछ होता है, अर्थर जार्विस. ओके. तो ये जो वाइट मैन होता है, तो ओवर ऑफकोर्स अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी फाइटिंग हो रहा है फॉर रेशियल जस्टिस के लिए. तो स्टोरी में ना आपको एक रेशियल डिविजन्स मिल जाएगा, इनजस्टिस मिल जाएगा, एंड किस तरीके से मोरल डिके हो रहा है कोज्ड बाय साउथ अफ्रीकाज रेशियल सिस्टम, राइट. तो यहाँ पर इसी स्टोरी को फॉलो किया गया है एंड एक्सप्लोर किया गया है. होप यू अंडरस्टैंड हियर. इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अभी नेक्स्ट वी हैव द मिमिक मैन. तो फ्रेंड्स द मिमिक मैन वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल्स में से एक है आपके वी.एस. नायपॉल का. आई एम राइटिंग हियर वी.एस. नायपॉल. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इनके वर्क से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में मिलता है. ये जो इनका बेसिकली वर्क है 1967 इट वाज पब्लिकेशन. इनका एक साइकोलॉजिकल नॉवल है. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट वी.एस. नायपॉल. बेसिकली ही ट्रिनिडेड टू एन इंडियन फैमिली. मतलब इनका जो बर्थ प्लेस है इट इज ट्रिनिडेड. मैं उसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही. यू कैन सी हियर ट्रिनिडेड. ओके. This is the birthplace of V.S. Naipaul because from this also question examination have been asked. Okay, so please keep in your mind. And he moved to England for study at Oxford University. Right? अच्छा, इनकी जो novels रहती हैं. अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ. He won Nobel Prize in Literature in 2001. Whom?
आई एम टॉकिंग अबाउट वी.एस. नायपॉल. ओके, अब वी.एस. नायपॉल के जो नॉवेल्स रहता है ना, उसमें ज़्यादातर जो थीम्स ही टॉक्ड अबाउट और ही एक्सप्लोर कलोनियलिज्म, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करते हैं अपनी राइटिंग्स में. फॉर एग्जाम्पल, अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल, द मिमिक मैन इन अ फ्री स्टेट, A Band in the River. There are major works you must keep in your mind. मैं क्रोनोलॉजी लेकर आने वाली हूँ फर्दर वीडियोस में. मैंने कुछ ऑथर्स कंप्लीट कराने इंडियन इंग्लिश राइटर्स को, जो बेसिकली एग्जामिनेशन में जिनकी वर्क्स डेफिनेटली आपको पूछे जाते हैं, उसमें वन ऑफ आपके वी.एस. नायपॉल को भी मैं कवर कराने वाली हूँ. सो लेट मी क्लियर अबाउट कि जो द मिमिक मैन इनका है, तो इसमें ना नरेट किया गया है बाय राल्फ सिंह के द्वारा. इसको नरेट किया गया है मिमिक मैन को, जो बेसिकली इसमें जो टाइटल है मिमिक मैन, वो रेफर कर रहा है कोलोनाइज्ड पीपल किस तरीके से मिमिक करते हैं, इमिटेट करते हैं द मैनर, वैल्यूज एंड द सिस्टम ऑफ दियर कोलोनाइजर, यानी कि द ब्रिटिश के. जैसे कि आप देख रहे हैं ना किस तरीके से हमारे इंडिया में आप देखते हैं कि वी गाइज आर फॉलो द ऑल ट्रेडिशंस ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, राइट. वी वियर द क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू दैम, right, and we think about just like they people are thinking. तो overall आप देखेंगे how we imitate western culture. so this is exactly how इस नॉवल के अंदर नरेट किया गया है, एक्सप्लोर किया गया है थीम को. ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव, अभी मैं क्वेश्चन फैमिलियर कराऊंगी, देन आफ्टर यू माई सन्स स्टोरी. तो फ्रेंड्स, माई सन्स स्टोरी अगेन नदाइन गॉर्डिमर, 1990 पब्लिकेशन. मैं लिख देती हूँ इनका नेम इन फ्रंट ऑफ, ओके, साइड में लिख देती हूँ, नदाइन गॉर्डिमर, जिनका भी हमने पीछे वर्क डिस्कस किया था ना, जुलाइस पीपल. ये इनका 1990 में बेसिकली वर्क आया है और ये आपके साउथ अफ्रीकन कंट्री से बिलोंग करते हैं. नदाइन गॉर्डिमर फीमेल ऑथर हैं एंड ऑफ कोर्स एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट भी हैं. एंड इनका जो ये बेसिकली वर्क है, जो नॉवल है माई सन स्टोरी, तो यहाँ पे ना फैमिली रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने एक्सप्लोर किया है, पॉलिटिक्स के बारे में, रेशियल इनजस्टिस के बारे में बताया है. एज वेल द स्टोरी इसमें आपको सोनी मिल जाएगी, जो एक ब्लैक स्कूल टीचर होते हैं, एंड किस तरीके से ही बिकेम और ही इन्वॉल्व एंटी अपार्थाइड पॉलिटिक्स में. तो दिस इज द स्टोरी अबाउट इट. सो हियर यू guys can understand about this. Now let's talk about the next work. सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन फैमिलियर करा दूँ. यू कैन सी हियर द क्वेश्चन नंबर वी हैव 130. सो हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डील्स विद द थीम ऑफ अपार्थाइड. अब इनमें से वो कौन सी नॉवेल्स हैं जो अपार्थाइड थीम को लेकर बेसिकली रिप्रेजेंट हुई हैं. अभी देखिए, मैंने आपको उन नॉवेल्स के बारे में बताया है, जिसमें आपको सबसे पहले मिल जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जुलाइस पीपल, जो अभी मैंने नदाइन गॉर्डिमर का आपको वर्क बताया, बेस्ड ऑन है ये आपके अपार्थाइड, थीम ऑफ अपार्थाइड को लेके, ठीक है. एंड नेक्स्ट वी हैव ऑप्शन नंबर सी, ट्राई द बिलव्ड. ओके, बिलव्ड कंट्री, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अपार्थाइड. एंड नेक्स्ट वी हैव माई सन स्टोरी, राइट. सो ओवरऑल जो बेसिकली यहाँ पर राइट जो आंसर आपका बन रहा है, इट इज बी, सी एंड ई, राइट. सो दीज आर दी राइट. अदरवाइज पर्पल हिबिस्कस एंड द मिमिक मैन, दीज आर इन ऑप्शन. तो मैंने ओवरऑल आपको सभी बता दिया. अभी मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि अपार्थाइड बेसिकली व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट इट. तो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर मैं कॉमन वर्ड्स में आपसे बोलूं, अपार्थाइड का मैं मीनिंग अगर बताऊं तो डिवाइडेशन, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें वाइट एंड ब्लैक लोगों को, वाइट एंड ब्लैक पीपल को मतलब डिवाइड किया हुआ था. ओके, तो ओवरऑल आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में अगर मैं बात करूं 1948 टू 1994, सो दिस इज द टाइम लाइन और टाइम पीरियड जब बेसिकली जो वाइट गवर्नमेंट थी, उन्होंने ब्लैक लोगों को, ब्लैक पीपल को, यानी कि आप बोल सकते हो ब्लैक पीपल के साथ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया था, जिसमें इन्होंने डिवाइड किया था दैम. ओके, तो 1948 में नेशनल पार्टी, बेसिकली जो वाइट डोमिनेंट पार्टी था, वो पावर में आकर अपार्थाइड लॉज बनाया उन्होंने. और ये लॉज जो बेसिकली कहता था कि जो वाइट एंड ब्लैक कलर्ड लोग हैं, उनको अलग अलग रहना है, यानी कि दे हैव टू लिव डिफरेंट प्लेसेस. ओके, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था ब्लैक पीपल का. सो दिस इज द एग्जैक्टली अपार्थाइड. तो यहाँ पर यही पूछा है कि वो कौन सी थीम है दोज एक्चुअली एक्सप्लोर किए जा रहे हैं नॉवेल्स में अपार्थाइड को लेके. अब मैं आपको बता दूं, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है अपार्थाइड थीम को लेके, सेम क्वेश्चन
आपसे बिफोर, ये तो आपका 7 जनवरी का एग्जामिनेशन है 225 यानी कि इसी साल का है। बाकी ये आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन 224 एंड 23 बेसिकली जो यूजीसी नेट का पास्ट पेपर्स हैं वहाँ पर भी रिप्रेजेंट है। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑप्शंस थोड़े से डिफर हैं, अदरवाइज क्वेश्चन सेम है। सो दिस क्वेश्चन रिपीटेड मैनी टाइम, इट मीन्स यू नीड टू जस्ट प्रिपेयर दिस particular theme as well the core idea of this theme and the novels that categorize into these category. You must prepare this also. You really get well if you done this first. Okay, now let's move on the next what we have in our series. So guys, next we have Orientalism 133 and Orientalism, this is by Edward Said, is one of the most important texts in post-colonial studies. So basically it was by Edward Said and it considered most important text in post-colonial studies. एंड मैं आपको बता दूं ये जो बेसिकली ओरिएंटलिज्म है दिस इज 1978 पब्लिकेशन, इसकी ईयर ऑफ पब्लिकेशन को लेके एंड द ऑथर इटसेल्फ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अगेन एंड अगेन आपसे फ्रेम होता है। सो प्लीज कीप इन योर माइंड एंड अवेयर ऑफ इट। ओके, अभी एडवर्ड सेड, बेसिकली अगर मैं एडवर्ड सेड की बात करूं तो ये पैलेस्टीनाइन अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक हैं जो और बेसिकली थियरिस्ट भी हैं एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो न्यूयॉर्क की है वहाँ पर ये प्रोफेसर भी हैं। ओरिएंटलिज्म इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनका, जिसमें इन्होंने स्टडी किया है वेस्ट यानी कि यूरोप, उसका हिस्टोरिकल जो रिप्रेजेंटेशन है एंड ईस्ट यानी कि एशिया, द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका की बात क्या है कि किस तरीके से मतलब इन लिटरेचर में क्या क्या इनका स्कोप है एंड व्हाट ही थिंक अबाउट इट। तो यहाँ इस बुक में इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है कि जो ये रिप्रेजेंटेशन है वो नॉट एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन ये क्रिएट कर रही हैं बाय वेस्टर्न पावर, जो बेसिकली क्रिएट की गई है वेस्टर्न पावर के थ्रू। सो दीज आर नॉट एक्यूरेट, राइट। यहाँ पर डोमिनेशंस, कंट्रोल एंड डिफाइट आपको देखने मिल जाएगा टुवर्ड्स ईस्ट। सो दिस थिंग ही एक्सप्लोर इन हिज वर्क ओरिएंटलिज्म। मैंने सिर्फ आपको कोर आइडिया देने की कोशिश किया है यहाँ पे, अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ द थिंग दैट ही डिस्कस्ड इन हिज मेजर बुक ओरिएंटलिज्म, जिसमें इन्होंने ओरिएंट भी बताया कि ओरिएंट क्या है, इज नॉट रियल, इट इज़ अ वेस्टर्न इन्वेंशन की बात करते हैं ये। और इन्होंने वेस्टर्न राइटर्स लाइक स्कॉलर्स को कंस्ट्रक्टेड द ईस्ट टू जस्टिफाई कॉलोनियल रूल भी बताया है। एज वेल ओरिएंटलिज्म जो है बोथ अ वे ऑफ सीइंग एंड अ पॉलिटिकल टूल, ही एक्चुअली आर्गुमेंट ऑन दीज एरियाज। ओके, एंड पोस्ट कॉलोनियल जितने भी राइटर्स हैं मस्ट रीराइट हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉलोनाइज्ड। आप देखेंगे जितने भी पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं वो रीराइट कर रहे हैं, दोबारा से लिख रहे हैं हिस्ट्री, कहाँ से, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉलोनाइज्ड, क्योंकि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी क्वेश्चन आपको टाइप्स ऑफ मिलते हैं, हु रोट ओरिएंटलिज्म, द ओरिएंट वाज ऑलमोस्ट अ यूरोपियन इन्वेंशन, दिस लाइन फ्रॉम, कहाँ से ली गई है ये लाइन ओरिएंटलिज्म की है, इसी बुक का है जो एडवर्ड सेड ने दिया है। ओरिएंटलिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच थियरिस्ट कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली जो ओरिएंटलिज्म इनका वर्क है एडवर्ड सेड का, इट इज डिस्कोर्स, जो बेसिकली मिखेल फोको का कॉन्सेप्ट है, जो थियोरी है वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। इस चीज़ का ध्यान में रखना है आपको। एंड ओरिएंटलिस्ट के राइटर पूछ लिए जाते हैं आपसे, राइट। सो टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अपार्ट फ्रॉम क्रोनोलॉजी एंड मैचिंग्स पूछा जाता है। सो हियर आई टॉक्ड अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अभी नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन ब्लैक स्किन वाइट मास्क। तो फ्रेंड्स, ब्लैक स्किन वाइट मास्क अगेन वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फाउंडेशनल टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में, and it was written by Frantz Fanon, and this important work again and again repeat in examination of your, please keep in your mind। तो बेसिकली जो आपके फ्रेंड्स फैनन है, जो ऑथर हैं इस वर्क के, मतलब कि एक फ्रेंच कॉलोनी यानी कि कैरिबियन से इनका बिलोंगिंग है एंड ये फिलोसोफर हैं, रेवोल्यूशनरी थिंकर हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस इनका एक और वर्क है द रैचेट ऑफ द अर्थ, जो 1961, ये तो इनका 1952 में आया है। प्लीज कीप इन योर माइंड द ईयर, क्योंकि ईयर ऑफ पब्लिकेशन को लेके आपसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पुट होते हैं। सो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो इनका वर्क है ब्लैक स्किन वाइट मास्क, फ्रेंच फैनन का 1952, इसमें इन्होंने एक्सप्लोर किया है कॉलोनियल सिस्टम की, मतलब जो एक कॉलोनाइज्ड ब्लैक पीपल हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ कॉलोनाइज जो ब्लैक पीपल हैं इंटरलाइज करते हैं वाइट मैन सुप्रियोरिटी को। मतलब कि
ही सेज colonization doesn't just rule the body, it rule the mind. इसकी इन्होंने बात किया है अपने इस वर्क के अंदर. तो बेसिकली वाइट मास्क लैंग्वेज को पावर बताया है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने एक्सप्लोर किया है अपनी इस बुक के अंदर. एंड ब्लैक बॉडी विद वाइट कंसाइंसनेस को बेसिकली यहाँ पर सिंबलाइज किया जा रहा है. एंड ब्लैक पीपल शुड रिमूव द वाइट मास्क, ऐसा बोला गया है. एंड इम्ब्रेस किया करना चाहिए देयर आइडेंटिटी को विथ प्राइड, राइट. तो यहाँ पर इसी के बारे में बात किया है. वी विल नॉट डिस्कस इन अ डिटेल्ड मैनर हियर, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट ईच वर्क एंड द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव. अभी नेक्स्ट वी हैव मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट. तो फ्रेंड्स, मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट, दिस इज बाय गौरी विश्वनाथन. अगेन रिपीट हो रहा है, यू गाइस कैन सी गौरी विश्वनाथन, राइट. अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इन पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज. तो आपने यहाँ पे क्या देखा, क्या कॉमन थिंग है? ओरिएंटलिज्म, ब्लैक स्किन, वाइट मास्क, मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट. सो यहाँ पर बेसिकली जो आपके पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज पर बेस्ड टेक्स्ट हैं उसको इंक्लूड किया गया है. अभी मैं क्वेश्चन भी आपको फैमिलियर कराऊंगी. फर्स्ट, just think about the subtitle of Mask of Conquest, which is Literary Study and British Rule in India. I have talked about in my yesterday's video also, because this repeated work, 1989 publication by Gauri Vishwanathan, please keep in your mind. And it was influenced by Edward Said के Orientalism से कहीं ना कहीं आपका influenced है जो वर्क है. लेट मी स्पेस फर्स्ट सो दैट आई कैन जस्ट मेंशन हियर सम फैक्ट्स. तो जो आपकी गौरी विश्वनाथन है, इंडियन बॉर्न स्कॉलर है, प्रोफेसर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में. एंड पोस्ट कॉलोनियल थियोरी, ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन, कल्चरल हिस्ट्री को लेकर अपने राइटिंग्स में टॉक्स अबाउट. अभी गौरी विश्वनाथन ये फीमेल है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. शी स्टडीड हाउ इंग्लिश लिटरेचर जो है आपका एक पार्ट बन गया है, यू नो, कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया, राइट. और बेसिकली ये जो इनका वर्क है विश्वनाथन का, जो यहाँ पर मेंशन है मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट, तो यहाँ पर इन्होंने जो मेन बात किया है, इन्होंने यही बताया कि जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर को सिर्फ स्टडी के पर्पज से यहाँ पे नहीं लेकर आए, बल्कि वो पॉलिटिकल रीजन से यहाँ पर लेकर आए, कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कंट्रोल करना इंडियंस को. नॉट दे वांट टू एजुकेट इंडियंस, दैट्स वाई दे इंट्रोड्यूस इन द इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया. दिस इज द मेन आर्ग्यूमेंट दैट आपकी जो गौरी विश्वनाथन है डिस्कस करती हैं इस पर्टिकुलर अपने वर्क में. और ये जो मास्क है ना, इसका मतलब भी उन्होंने एक सिंबलाइज किया है कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो प्रिटेंड करते हैं कि दे आर जस्ट टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर क्योंकि वो एक सिविलाइजेशन मिशन है. नो, एक्चुअली पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है. तो मास्क का यहाँ पे वही सिंबलाइज किया गया है कि किस तरीके से उन्होंने एक मास्क पहना हुआ है जितने भी ब्रिटिशर्स हैं, और दे ट्राइड टू कंट्रोल अस, और ये बोल रहे हैं कि वी आर जस्ट एजुकेटिंग यू, राइट. तो बेसिकली एजुकेशन बिकम अ मास्क ऑफ जस्टिफाई कॉन्क्वेस्ट. सो दिस इज द बेसिकली सिंबलाइज दिस इंपॉर्टेंट टाइटल ऑफ गौरी विश्वनाथन. तो देखिए इंपॉर्टेंट थीम है, जैसे कि आपने देखा एडवर्ड सैद ने ओरिएंटलिज्म में दिखाया कि किस तरीके से जो वेस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है ईस्ट को, मतलब कंट्रोल करता है ईस्ट को, राइट. सेम आपके विश्वनाथन यहाँ पे शो कर रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश हैं, वो किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर को मतलब एज ए एजुकेशन इम्पोज कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए इंडियन माइंड्स को. सो हियर यू कैन सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज वर्क्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट. अभी नेक्स्ट वी हैव द wretched ऑफ द अर्थ. देखिए अगेन इट इज़ बाय फ्रेंच फैनन. दिस वॉज पब्लिश 1961 अगेन बाय फ्रेंच फैनन. फ्रेंच फैनन wrote this important work and ये जो इनका वर्क है मोस्ट पावरफुल है एंड एग्जाम फेवरेट भी है, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज से एंड कल्चरल थ्योरी से आपको क्वेश्चंस ज़रूर से एग्जामिनेशन में मिलते हैं, उनको क्रोनोलॉजी मैनर में सेट करने के लिए, अदरवाइज मैचिंग्स में. सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. अभी जो इनका ये वर्क है ओरिजिनली इट वॉज रिटन इन फ्रेंच. आई एम जस्ट राइटिंग हियर, इसको ओरिजिनली फ्रेंच में लिखा है फ्रेंच फैनन ने, एंड बेस्ड ऑन है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, एंटी कॉलोनियल थियोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड साइकोलॉजी, पॉलिटिकल फिलोसफी, ये जो सभी फील्ड्स हैं कहीं ना कहीं इनको एक्सप्लोर और फोकस एरिया कंसिडर किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्क का. तो बेसिकली फ्रेंड्स अपना ये जो इनका वर्क है द wretched ऑफ द अर्थ, इसमें जो फ्रेंच फैनन है फोकस किया है, रेफर किया है कॉलोनाइज्ड, एक्सप्लॉइटेड एंड डिह्यूमनाइज्ड
जो पीपल हैं, मतलब कि वो सभी लोग जो कहीं ना कहीं कॉलोनियल सिस्टम का शिकार हुए हैं या दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस सिस्टम, और जिन्होंने अपनी लैंड, आइडेंटिटी एंड अपनी डिग्निटी, उन सभी चीज़ों को लूज कर चुके हैं बिकॉज ऑफ दैट कंट्रोल, राइट, अंडर इम्पेरियलिज्म. सो ही टॉक्ड अबाउट और एक्सप्लोर दिस सेंट्रल आइडिया इन हिज वर्क द रेचेड ऑफ द अर्थ. ओके, अब यहाँ पे इन्होंने यही आर्गूमेंट दिया है, फैनन ने यही कहा है कि जो ब्रिटिश है, यानी कि जो यूरोपियन पावर है, उन्होंने किस तरीके से अपनी कॉलोनीज बनाई एंड देन आफ्टर वहाँ के जो लोग हैं उनको बेसिकली कंट्रोल किया एंड जितना भी उनको एक्सप्लॉइट कर सकते थे उन्होंने किया. सो दिस थिंग ही एक्सप्लोर इन दिस, और आर्ग्यूमेंट दिया है इन्होंने. एंड यही मीन्स जब ये लोग फ्रीडम चाहते हैं, व्हेन दे वांट टू फ्री फ्रॉम दिस कंट्रोल, तो बिना मतलब उनको विदाउट स्ट्रगल वो मिल ही नहीं सकता. दे मस्ट स्ट्रगल फॉर दिस. सो दिस एक्चुअली ही टॉक्ड अबाउट कि जो फ्रीडम के लिए फाइट करनी पड़ती है, क्योंकि कॉलोनियलिज्म ने खुद वायलेंस से ही राज किया है. आप मानते हैं ना कॉलोनियलिज्म क्या है? इट इज़ ऑल्सो इसका जो बेस है, जो इसका सरफेस है, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन वायलेंस. तो भाई अगर आपको इफ़ यू वांट जस्ट मेक योर सेल्फ फ्री, सो यू मस्ट फाइट बैक, राइट, टू रिगेन देयर ह्यूमैनिटी एंड आइडेंटिटी. सो दिस इज द टेक्स्ट अबाउट इट. और यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है आपके फ्रांस फैनन ने द रेचेड ऑफ द अर्थ में, राइट. तो गाइज नेक्स्ट 137 वी हैव कैन द सबल्टन स्पीक. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रूशियल थियोरी जो आपका पोस्ट कॉलोनियल स्टडी से एसोसिएटेड है. और ये जो ऐसे है बेसिकली इट इज़ बाय गायत्री स्पाइवेक. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इनका नेम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गायत्री स्पाइवेक, ठीक है. And the year it was published 1988. Can the Subaltern Speak, right? और ये इतना important work है, जस्ट लाइक जो अभी आपने अदर वर्क्स यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किए, मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट, द रेचेड ऑफ द अर्थ, ब्लैक स्किन वाइट मास्क, ओरिएंटलिज्म, ये सभी वो वर्क्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन में हर 6 मंथ्स में डेफिनेटली 100% आपको एग्जामिनेशन में मिलते ही मिलते हैं. देयर इज नो डाउट. If you don't believe in this, you guys can check out the PYQs. This is also the part of PYQs that I'm sharing with you all. ये पूरा list PYQ का part है of your UGC NET English Literature Examination. तो let's talk about post colonial studies से associated है गायत्री स्पाइवेक का ये जो important the Can the Subaltern Speak work. Now let's talk about what exactly it is. तो बेसिकली जो गायत्री स्पाइवेक हैं, शी इज़ करेंटली प्रोफेसर एट कोलम्बिया यूनिवर्सिटी USA, and she known for post-colonial theory, feminism and deconstruction जैसे important theories, और फोकस करती हैं एरियाज को अपनी राइटिंग्स में. कैन द सबल्टन स्पीक, इन अदर वर्ड्स ऐसे इन कल्चरल पॉलिटिक्स, डेथ ऑफ अ डिसिप्लिन, अ क्रिटिकल ऑफ पोस्ट colonial रीजन, टाइप्स ऑफ इनके मेजर वर्क्स हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. कैन द सबल्टन स्पीक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट अपीयर्ड एवरी 6 मंथ इन योर एग्जामिनेशन, जहाँ पर बेसिकली ये बात करती है. इनफैक्ट शी क्वेश्चन क्या सबसे जो एक स्पेशली वुमेन जो है, जो ऑपरेस्ड पीपल हैं, उसमें स्पेशली शी टॉक्ड अबाउट वुमेन फ्रॉम कोलोनाइज सोसाइटीज़. तो वो कहती हैं ट्रूली हैव अ वॉइस इन हिस्ट्री कैन कल्चर. तो यहाँ पर वो क्वेश्चन पुट कर रही हैं बेसिकली एंड आर्ग्यूमेंट कर रही हैं द सबल्टन के लिए. यानी कि सबल्टन से इनका जो मीनिंग है, इट इज़ मतलब पीपल हु आर सोशली, पॉलिटिकली एंड जियोग्राफिकली आउटसाइड ऑफ पावर, जिन्हें पावर से आउटसाइड किया गया है, दीज आर दी पॉपुलेशन ऑफ सबल्टन. सो उन्हीं पर ये क्वेश्चन पुट कर रही हैं कि जो कॉलोनाइज्ड हैं लोग, जो पुअर हैं, जो लोअर क्लास की विमेन हैं, कांट ट्रूली स्पीक, क्या वो सच में बोल नहीं सकती, क्या वो एग्जिस्ट ही नहीं करती पावर स्ट्रक्चर में. तो दिस क्वेश्चन शी रेज इन दिस वर्क. इवन व्हेन दे ट्राई टू स्पीक देयर वॉइस इज इंटरप्टेड. जब वो बोलने की कोशिश करती है तो उनकी वॉइस को या तो इंटरप्ट कर दिया जाता है, अदरवाइज डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बाय अदर्स. यानी कि वेस्टर्न जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कॉलोनियल अथॉरिटीज़ है, उनके थ्रू उनकी वॉइस को इंटरप्ट कर दिया जाता है. सो यही क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने रेज किया अपने इस वर्क में. 1988 पब्लिकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है. सो ओवरऑल यहाँ पर इन्होंने मार्जिनलाइज जो पीपल हैं, जो बेसिकली विमेन हैं,
उनके बारे में शी टॉक्ड अबाउट, जो कोलोनाइज सोसाइटी में बेसिकली वो चाहती हैं कि कैन ट्रूली एक्सप्रेस देमसेल्स, क्या वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपने आप को ट्रूली. सो दिस क्वेश्चन शी पुट इन दिस वर्क, कैन द सबल्टन स्पीक, राइट. अभी नेक्स्ट वी हैव, उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन फैमिलियर करा दूँ. वो बेसिकली क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया. देन वी मूव टूवर्ड्स द 138 नंबर. सी 131 द क्वेश्चन इन क्वेश्चन पेपर ऑफ योर. अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन. सी क्रोनोलॉजी में आपसे क्वेश्चन पूछा है. फर्स्ट वी हैव ओरिएंटलिज्म बाय एडवर्ड सेथ 1978, ब्लैक स्किन वाइट मास्क फ्रेंच फैनन 1952, मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट. This was we talked about the year. What was the year of its publication? Let me check. वहाँ पे मैंने आपको कुछ और बताया. 1989 basically. Okay. And the Wretched of the Earth 1961. Can the Subaltern Speak 1988. So here I talked about year as well the facts regarding each work that mentioned in this question. Now let's move on the next. What we have 138 number, The Way of the World. So basically friends, The Way of the World, इट इज 1700 बाय विलियम कॉन्ग्रीव. मैं लिख देती हूँ यहाँ पर विलियम कॉन्ग्रीव. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रेस्टोरेशन कॉमेडी है एंड अ फ्रिक्वेंट टॉपिक है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. अभी लेट्स टॉक अबाउट विलियम कॉन्ग्रीव. ओके, तो इनका जो ये बेसिकली वर्क है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का पार्ट है, रेस्टोरेशन कॉमेडी है. कॉमेडी ऑफ मैनर्स को लेके कंप्लीट वीडियो आई हैव अपलोडेड ऑन माई चैनल वेयर आई टॉक्ड अबाउट important restoration comedy as well, question associated with it जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, and what exactly the core idea, वो कौन कौन सी की फिगर्स वी एक्चुअली स्टडी कॉमेडी ऑफ मैनर्स, वो कौन से आपके ऑथर्स हैं, प्ले राइट हैं, दोज रोड दिस. एंड ये जो इनका बेसिकली वर्क है आपके विलियम कॉन्ग्रीव का, तो दिस इज 5 act प्ले विच वॉज रिटन इन प्रॉस, द वे ऑफ द वर्ल्ड, राइट. अभी लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर फर्स्ट. जो आपके विलियम कॉन्ग्रीव हैं, ये बेसिकली इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं ऑफ द रेस्टोरेशन एज. तो रेस्टोरेशन ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर में रेस्टोरेशन एज से एसोसिएशन है विलियम कॉन्ग्रीव का. एंड इनके जो वर्क्स हैं उसमें आपको विटी डायलॉग्स, पॉलिश्ड स्टाइल, राइट, विटी डायलॉग्स एंड पॉलिश स्टाइल मिल जाएगा. एंड ही पोर्ट्रे फैशनेबल लंदन सोसाइटी इन हिज वर्क, राइट. और इनकी जितनी भी कॉमेडीज ही एक्चुअली रिप्रेजेंट, उसमें आपको हाइपोक्रेसी मिल जाएगा, हाइपोक्रेसी, ठीक है. ग्रीड देखने मिल जाएगा, फिल्ट्रेशंस देखने मिल जाएगा अमंग दी अपर क्लास. तो अपर क्लास को कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, उसकी हाइपोक्रेसी को फोकस करते हैं अपने वर्क्स में. अभी लेट्स टॉक अबाउट इनका जो ये बेसिकली वर्क है. इट वाज रिटन ड्यूरिंग रेस्टोरेशन पीरियड व्हेन जो थिएटर्स थे रीओपन हो गए थे आफ्टर प्यूरिटन रूल, राइट. और कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो था फ्लरिश हो रहा था ड्यूरिंग दैट पीरियड. तो विटी अर्बन प्लेज, यहाँ पर आप देखेंगे कि सोशल सटायर्स वर एक्टिव ड्यूरिंग. एंड सोसाइटी जो थी कहीं ना कहीं वैल्यू कर रही थी क्लेवर कन्वर्सेशन को एंड फैशन को, नॉट मोरालिटी. मतलब मोरालिटी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था, सोसाइटी के थ्रू वैल्यू नहीं दिया जा रहा था. इन प्लेस ऑफ मोरालिटी वैल्यू दिया जा रहा था क्लेवर कन्वर्सेशन को. ड्यूरिंग दैट पीरियड आई एम टॉकिंग अबाउट, इट वाज रिटन. ओके, सो ये सभी मेन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. और ये जो इनका बेसिकली प्ले है, इसमें आपको मिराबेल और मिलामाउंट के बारे में मिल जाएगा, वो किस तरीके से एक दूसरे को लव करते हैं. एंड दिस इज द स्टोरी अबाउट, मोस्ट फेमस है इनका, राइट. एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. एंड कोटेशंस भी आपको इसमें देखनी है, वो मैं आपको फर्दर वीडियोज़ में कराऊंगी जो बेसिकली पूछी जाती है. नाउ वी डन विद इट. अभी हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं. तो गाइज आप क्वेश्चन देख लीजिए 133. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन विलियम कॉन्ग्रीव द वे ऑफ द वर्ल्ड. अभी मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, फैक्ट्स आपको समझा दिए. सी द क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से वो कौन सा कैरेक्टर है जो विलियम कॉन्ग्रीव के द वे ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है, नॉट. तो देखिए फैनल, तो इसमें आपको देखने मिल जाएगा फैनल जो एक विलन होता है, ग्रीडी एंड मैन्युपुलेटिव होता है प्ले के अंदर. एंड मिराबेल आपको देखने मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट विटी, हीरो है ऑफ कोर्स ऑफ द प्ले. एंड आपको वेटवेल मिल जाएंगे. वेटवेल बेसिकली मतलब इन द प्ले सर्वेंट का रोल प्ले कर रहे हैं जो इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं ह्यूमरस सब प्लॉट्स में. अदरवाइज इफ आई टॉक अबाउट दी पीचम, तो ऐसा कोई भी कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं हुआ है द वे ऑफ द वर्ल्ड में बाय विलियम कॉन्ग्रीव. सो दिस इज द क्वेश्चन दैट आई explain with you all. Abhi let's move on next. What we have 139 Adam's curse. So basically friends, we move towards the modern age
ऑफ लिटरेचर आदम्स कर्ज, ये बेसिकली आपका W.B. येट्स का है। W.B. येट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने सारे वर्क्स हमने अभी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे फ्रॉम दिस लिस्ट, एंड आज भी देख लीजिए आप, आदम्स कर्ज से आ गया। विलियम बटलर येट्स का है ये, जिसका पब्लिकेशन है 1902। ये इनका एक लिरिकल पोएम है जो कि राइम कपलेट में लिखा गया है, इयाम्बिक पेंटामीटर, राइट। और यहाँ पर ना इन्होंने द डिफिकल्टी ऑफ क्रिएटिंग ब्यूटी के बारे में बात किया, यानी कि जो पोएम है येट्स का, इसमें ही टॉक्ड अबाउट हार्ड वर्क की बात करते हैं। वो किस तरीके से जो हार्ड वर्क होता है लाइज बिहाइंड ऑल थिंग्स दैट लुक ब्यूटीफुल, मतलब कोई भी चीज़ अगर सुंदर लगती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा हार्ड वर्क रहता है। तो उसके बारे में ये बात करते हैं कि इसमें इसी आइडिया को बताया गया है कि किसी भी चीज़ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए उसके पीछे बहुत वर्क हार्ड लगता है, चाहे वो पोएम हो, चाहे वो लव हो, या फिर वो एक्चुअल लाइफ हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इसी के बारे में बताया गया, आर्ट एंड लव, यानी कि बोथ दी थिंग्स में आपको सेक्रीफाइसेस एंड डेडिकेशंस मिल जाएगा, और वो होना भी चाहिए। अगर आपके अंदर डेडिकेशन होगा, ओनली देन यू मस्ट गो अहेड इन दिस फील्ड, ओके। तो आदम्स कर्ज जो है विलियम येट्स का, यहाँ पर इन्होंने बेसिकली कंपेयर किया है हार्ड वर्क को बिहाइंड पोएट्री, कि किसी भी पोएट्री के पीछे कितना ज़्यादा एक पोएट का हार्ड वर्क होता है, देन ये जो पोएट्री होता है इट बिकम्स ब्यूटिफुल। एंड जो लव होता है टू द लेबर दैट आदम हैड टू डू आफ्टर हिज फॉल फ्रॉम पैराडाइज, ठीक है। तो हियर ही टॉक्ड अबाउट इन दिस वी हैव जस्ट डिस्कस, इसकी लाइन बाय लाइन इसको स्टडी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। नाउ वी आर 140 अमंग स्कूल चिल्ड्रन। अमंग स्कूल चिल्ड्रन आपका अगेन W.B. येट्स के वर्क्स का से उठाया गया है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द ईयर ऑफ कंपोजिशन, इट वाज 1926, और इनका जो द टावर करके जो कलेक्शन है बेसिकली 1928, उसमें इसको पब्लिश कराया गया है। ये इनका फिलोसॉफिकल लिरिक ऑक्टेवा रीमा में लिखा गया वर्क है, प्लीज़ कीप इन योर माइंड। एंड इसको ना आप ऑटोबायोग्राफिकल भी बोल सकते हैं एंड सिम्बॉलिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि येट्स ने ये जो पोएम है जब लिखा था व्हेन ही आफ्टर विजिटिंग अ कॉन्वेंट स्कूल, राइट। जब ये कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं सीनेटर की तरह, जब ये एक मिच्योर एज में है अपनी, ठीक है। तो मिच्योर एज में ये बेसिकली इनका आया है। एंड यहाँ पर ये देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं किस तरीके से मतलब उन बच्चों को देखकर ही बिगिंस टू रिफ्लेक्ट हिज ओन लाइफ। अब ये अपनी खुद की लाइफ को यहाँ पर मेमोराइज करने लगे हैं, रिकलेक्ट करने लगे हैं, स्पेशली हिज लॉन्ग आइडियलाइज्ड लव फॉर मॉड गॉन। जो इनका मॉड गॉन इनका ट्रू लव था, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने आइडियलाइज किया है। तो जब ये क्लास में जाते हैं तो क्लास जो होता है फिल्ड होता है विद लिटिल लिटिल चिल्ड्रन। तो ओवरऑल यहाँ पर इन्होंने एजिंग एंड यूथ, आइडियल लव, यूनिटी ऑफ बॉडी एंड सोल, आर्ट एंड लाइफ यूनिटी के बारे में बात किया है। होप यू अंडरस्टैंड हियर ऑक्टावा रीमा, एंड जस्ट राइटिंग हियर ऑक्टावा रीमा, यानी कि 8 लाइन स्टैंजा, 8 लाइन स्टैंजा आपको इसमें देखने मिल जाएगा। एंड डेडिकेटेड है ये मॉड गॉने। मॉड गॉने को इनडायरेक्टली इन्होंने इसे डेडिकेट किया है, जिसे इन्होंने पब्लिश द टावर करके जो इनका कलेक्शन था उसमें कराया, ओके। तो गाइज लेट्स अंडरस्टैंड 141 द सेकेंड कमिंग। इट इज अगेन बाय W.B. येट्स, W.B. येट्स, ओके। इंपॉर्टेंट है इनका, विच वॉज रिटन 1919, ओके। और इसको पब्लिश करा है द डायल मैगजीन, द डायल मैगजीन में इट वॉज पब्लिश्ड 1920। एंड लेटर इसको इंक्लूड कराया था द टावर, जो इनका कलेक्शन है ना 1928, उसमें इसको इंक्लूड कराया है देन आफ्टर। और इसे फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, 20 लाइन्स इन 2 स्टैंजास में आपको देखने मिल जाएगा। एंड इट वॉज रिटन आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो बेसिकली का टाइम है वॉयलेंस एंड मोरल खोज का। तो ये क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लिखा गया है, तो यहाँ पर रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा आपको देखने मिल जाएगा, और किस तरीके से ही बिलीव्ड की जो हिस्ट्री है वो मूव्स होती है इन साइकिल्स में, जिसका इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है गायर करके, ठीक है, गायर्स करके, ठीक है। तो ईच लास्टिंग अबाउट 200 ईयर्स के बारे में इन्होंने बात किया यहाँ पे। तो जो ये पोयम है इनका बेसिकली पीजेंट, नॉट पीजेंट एक्चुअली, ये जो इनका पोयम है W.B. येट्स का, इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर सेकंड कमिंग के अंदर इन्होंने क्रिश्चियन बिलीफ के बारे में बात किया है, जहाँ पर ये बताने किस तरीके से द रिटर्न ऑफ क्रिस्ट टू सेव द वर्ल्ड, जब एक वर्ल्ड जो है एंड पर आ जाएगा तो किस तरीके से क्रिस्ट उसको सेव करेंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करें। और ये बता रहे कि किस तरीके से जो मतलब येट्स बता रहे कि रिवर्स इट, मतलब कि वो यहाँ पर बात करना चाहते हैं
तो बेसिकली वर्ल्ड में जो बिग चेंजेस आ रहा है, तो ये यहाँ पर यही बता रहे हैं कि एक तो पुरानी सिविलाइजेशन, जो ओल्ड सिविलाइजेशन था बेस्ड ऑन द क्रिस्ट, राइट, वो कहते हैं कि अभी जो न्यू आएगा तो वो कहीं ना कहीं किसको लेकर आ रहा है, डार्कनेस को लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि जो क्रिस्ट की तरह नहीं आएगा, क्रिस्ट ने तो लाइट दिया, लेकिन जो अभी नेक्स्ट आएगा वो कहीं ना कहीं डार्कनेस लेकर आएगा। तो येट्स के अकॉर्डिंग, या येट्स को ऐसा लगता है कि 2000 ईयर्स बाद एक नया साइकिल आता है और इस बार भी न्यू आएगा, लेकिन वो क्या लेकर आएगा, वॉयलेंस लेकर आएगा। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट दिस पर्टिकुलर आइडिया है ये इस पर्टिकुलर इनके पोएम का। अच्छा, जो इसकी लाइंस है, द सेकेंड कॉमिंग में जो एक बेसिकली लाइन आया है, थिंग्स फॉल अपार्ट करके, थिंग्स फॉल अपार्ट, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ जिससे कि आप लोग रिवाइज करें। तो ये जो बेसिकली इनकी लाइन है, थिंग्स फॉल अपार्ट, ये चिनुआ अचीबे जो अफ्रीकन ऑथर हैं आपके, उनका जो अफ्रीकन ट्रिलॉजी है उसका जो फर्स्ट पार्ट 1958 में पब्लिश हुआ था, वो उसका जो टाइटल है वो इसी पर्टिकुलर पोएम W.B. Yeats की पोएम से लिया गया है, थिंग्स फॉल अपार्ट। ओके, अभी लेट्स मूव ऑन अहेड। तो अगेन फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी हैव द वेल्ड 142 द वेल्ड स्वैन्स एट कूल। तो अगर मैं इस पोएम के बारे में बात करूं, सो इट इज अगेन बाय W.B. Yeats, W.B. Yeats का है, एंड इट इज मोस्ट ब्यूटिफुल एंड इमोशनल पोएम्स में से एक है W.B. Yeats का, विच वॉज रिटन 1916। ओके, 1916 it was written, and 1917 the year when it was published, the Wild Swan at Cool बेसिकली कलेक्शन 1919 जिसका एडिशन आया था उसमें इसको पब्लिश कराया है। लिरिक पोएम है जिसमें आपको 5-6 लाइन स्टैंजास देखने मिल जाएंगे। एंड बेसिकली ये जो यीस्ट का पोएम है, इट इज़ रिटन व्हेन ही विजिटेड कूल पार्क, जो कि बेसिकली इंग्लैंड में है। मैनी टाइम्स जब ये कूल पार्क में जाते हैं तो वहाँ के बारे में इन्होंने बताया। तो ये जो पोएम है ना, इसमें चेंज एंड लॉस के बारे में बताया, कंट्रास्ट किया गया है विद द कॉन्टेसी ऑफ नेचर, राइट। तो बेसिकली येट्स यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं जो स्वैन है वो किस तरीके से स्विमिंग कर रहा है ग्रेसफुली ऑन द वाटर, एंड द सेम वर्ड्स ही सो 19 years अर्लियर, बट ही हिमसेल्फ हैज़ ग्रोन ओल्ड। अभी उसने देखा कि अभी मैं तो क्या हो चुका हूँ, मैं तो अभी बहुत ज़्यादा एज का हो चुका हूँ। तो ही एक्चुअली टॉक्ड अबाउट वाइल हिज हर्ट हैज़ ग्रोन सोर, ही स्वैन आर स्टिल फुल ऑफ एनर्जी, ब्यूटी एंड लव। तो बेसिकली जो मेन चीज़ यहाँ पर आपके W.B. Yeats ने एक्सप्लोर किया है, सिम्बोलाइज किया है एटर्नल यूथ, पेशन एंड आर्टिस्टिक स्पिरिट को, जो वो कहते हैं येट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एजिंग एंड ह्यूमन मोर्टैलिटी के साथ, राइट। इन विच ही एक्सप्लोर की जो नेचर है, इट ऑलवेज रिमेन पैशनेट एंड यूथ, बट जो इंसान होता है वो बेसिकली चेंज होता रहता है अपनी एज के अकॉर्डिंग, लेकिन जो नेचर है वो एज इट इज़ रहता है। स्वैन तब भी वैसा था उनके लिए, स्वैन आज भी वैसा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ना मतलब वो कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं किस तरीके से उनका जो एक वो पीरियड है, जो एक यूथ पीरियड है, इट हैज़ लॉस्ट नाउ, राइट। सो एजिंग के बारे में जो चेंजेस आते हैं एज को लेके, येट्स ने उसके बारे में बात किया है। एटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में डिस्कस किया है कि जो स्वैन है वो किस तरीके से रिमेन अनचेंजिंग एंड फ्री है उनके लिए, एंड उन्होंने लव एंड पेशन को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया है। तो होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी नेक्स्ट वी हैव 143 अंडर बैन बल्बन। तो बेसिकली अंडर बैन बल्बन, दिस इज फाइनल, यानी कि लास्ट, फाइनल and most powerful poem by W.B. Yeats again. W.B. Yeats, सी कितने सारे मेजर वर्क्स W.B. Yeats से आपको पूछे गए हैं 7 Jan 2025 में। अभी जो इसी साल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर आपका UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर का एग्जामिनेशन हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वन। तो बेसिकली इसको इन्होंने 1938 द ईयर व्हेन इट वाज रिटन एंड 1939 पोस्टमस इसको इन लास्ट पोएम्स में पब्लिश कराया गया है। एंड ये इनका एक लॉन्ग फिलोसॉफिकल पोएम है जिसमें आपको 6 पार्ट्स मिल जाएंगे, राइट। 6 पार्ट्स यू गाइस कैन सी इन दिस 6 पार्ट्स। होप यू कैन सी नाउ। लेट मी स्पेस फर्स्ट। तो बेसिकली ये जो इनका पोएम है, इन दिस पोएम येट्स ने रिफ्लेक्ट किया है ऑन डेथ, आर्ट, हिस्ट्री एंड द रोल ऑफ द पोएट। तो
तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो डेथ है उसको बिल्कुल शांति से, ही बिलीव दैट द सोल इज इमोर्टल एंड दैट आर गिव्स एटर्नल लाइफ। मतलब कि डेथ जब होता है इंसान का तो बिल्कुल उसको कामली, शांति से उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अब वो बिलीव करने लगा है कि जो उसकी सोल है क्या हो जाएगी, इमोर्टल हो जाएगी और एटर्नल लाइफ की तरफ मूव ऑन हो जाएगी। तो वो बेसिकली बोल रहे हैं कि जो फ्यूचर पोइट्स हैं जो सेलिब्रेट करेंगे बेसिकली एरिश मिथ को, हीरोज को एंड स्पिरिट को, नॉट मेयर पॉलिटिक्स। ओके, तो इसके बारे में उन्होंने बात किया है। तो गाइज अब मैं क्वेश्चन आपको फेमिलियर करा देती हूँ। बेसिकली जो क्वेश्चन आपसे पूछा है 134, यू कैन सी ऑन स्क्रीन। सो यहाँ पूछा है, लेट मी, वेयर इज माई पेंसिल, यस। So question we have, arrange the following poem by W.B. Yeats in a chronological order. Again chronology and chronology you get in your examination. See, Adam's Curse 1902, Among School Children 1919, The Second Coming 1919 and Among School Children 1927. तो मैंने ईयर आपको भी मेंशन यहाँ पे फैक्ट्स के थ्रू बता दिया, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो विल स्वैनेट कूल अंडर बैन बल्बर्ट, जो इनका बेसिकली फाइनल पोयम है आपके W.B. Yeats का। So here you guys can set them chronologically, and now let's move on next 144 we have The Grapes of Wrath. तो फ्रेंड्स, The Grapes of Wrath, this is by John Steinbeck। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे John Steinbeck। Let's talk about this important 1939, basically the year of publication, The Grapes of Wrath। एंड ये इनका बेसिकली पॉलिटिकल रियलिस्टिक नॉवल है जिसे इन्होंने ग्रेट डिप्रेशन 1930s आई एम टॉकिंग अबाउट, उस दौरान इसको लिखा गया था। एंड दिस पर्टिकुलर वर्क वॉन पुलित्जर प्राइज इन 1914 में इसको पुलित्जर प्राइज मिला है वर्क को। एंड जो आपके जॉन स्टीनबेक जो ऑथर हैं बेसिकली नोबेल प्राइज विनिंग in literature 1962 when he won Nobel Prize in Literature, जॉन स्टीनबर्ग। ठीक है, और जो भी इम्पॉर्टेंट एरिया है आई हैव जस्ट डिस्कस। ओके, नाउ लेट मी थिंक अबाउट ये जो बेसिकली इनका टाइटल है द ग्रैप्स ऑफ द रेथ। तो बेसिकली फ्रेंड्स इज अ पावरफुल डिपिक्शन है ऑफ ह्यूमन सफरिंग का, जो ग्रैप ऑफ द रेथ इनका वर्क है, जिसमें इन्होंने सोशल इनजस्टिस एंड कलेक्टिव रेसिस्टेंस के बारे में बात किया है ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑथर के बारे में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, जो बेसिकली आपके जॉन स्टीनबेक हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे इनको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। अमेरिकन रियलिस्टिक नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने जितना भी एक जो सफरिंग एक क्लास है, यानी कि जो पीजेंट्स हैं, तो उनकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको अपनी स्टोरीज में कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया है। उनकी राइटिंग्स में आपको सोशल कंसाइंस देखने मिल जाएगा। एंड मतलब ये कहीं ना कहीं जो एक पेन होता है, जो बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग का जो पेन होता है, एंड ही बिलीव कि वी मस्ट एक्सप्लोर इट और मस्ट ट्राई टू जस्ट ब्रेक आउट फ्रॉम दीज काइंड ऑफ सफर। तो ये जो नॉवल है ना, इसमें जॉर्ज फैमिली के पुअर टीनेंट फार्मर जो होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो किस तरीके से जो उनका अपना लैंड होता है जो वो लूज कर देते हैं बिकॉज ऑफ ड्रॉट के कारण, बैंक फोर्स क्लोजर के कारण, तो ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया। फिर उसके बाद वो लोग कैलिफोर्निया जाते हैं होपिंग में कि कुछ उनकी बेटर लाइफ हो जाएगी, लेकिन वो पाते हैं कि वहाँ पर भी पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन ही उनको मिला है, हंगर मिला है। डिस्पाइट ऑफ ऑल सफरिंग, जो मिस्टर जॉर्ज है उनका करेज दिखाया गया है कि किस तरीके से वो ह्यूमन कंपैशन and keep the family's spirit alive. So this is important a work by John Steinbeck, The Grapes of Wrath. So guys, let's understand number 145, No Name in the Street. So this is by James Baldwin. I'm just writing here James Baldwin, right? The author of this, African American nationality है इनकी, essayist and novel and play kinds of work, autobiographies he wrote, and this is important one. You can see here
No Name in the Street. So this is an autobiographical essay, basically the part of memoir, which was published 1972. This is the year of publication. Non-fiction का part है, and in this story you guys can see जो ये work है basically it came after a decade of deep racial and political turmoil in America, especially civil rights movement which was active during 1950s or 1960s I'm talking about. So उसके during जो basically circumstances थे, racial and political turmoil था अमेरिका का, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है नो नेम इन द स्ट्रीट में, जहाँ पर बॉल्डविन लुक्स बैक एट हिज लाइफ एंड द लाइव्स ऑफ ब्लैक अमेरिकन्स फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, जो बेसिकली हार्लेम टू हिज इन्वॉल्वमेंट इन द सिविल राइट्स स्ट्रगल. तो यहाँ पर ना ये मॉर्न कर रहे हैं द डेथ ऑफ लीडर्स लाइक मैलकॉम एक्स एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर. तो उनके डेथ पर यहाँ पे ये मॉर्न कर रहे हैं. इनफैक्ट ही एक्सप्रेस डीप एंगर एंड सोरो टूवर्ड्स हाइपोक्रेसी एंड इनजस्टिस इन अमेरिका. तो गाइज ओवरऑल फाइनली यू गाइज कैन से ये जेम्स बॉल्डविन का नो नेम इन द स्ट्रीट 1972, ये जो इनका वर्क है इज अ डीपली पर्सनल है, पॉलिटिकल मेमोर है, जहाँ पर रिफ्लेक्ट किया गया है रेसिज्म, लॉस एंड द बिट्रेयल ऑफ द अमेरिकन ड्रीम्स. यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग्स देखने मिल जाएगा ऑटोबायोग्राफी का विद सोशल क्रिटिक, जहाँ पर इन्होंने मॉर्न भी किया है एज आई टोल्ड यू द डेथ ऑफ ब्लैक लीडर्स एंड एक्सपोज किया है अमेरिकन मॉर्टल फेलर को. राइट, hope you understand here. Now next we have Tropic of Cancer. Next we have Tropic of Cancer. This is by Henry Miller, right? And it was published I think the publication year इसका है 1934 if I'm not wrong. 1934 एग्जैक्ट, मुझे इसका भी डेट थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वैसे यही इसका ईयर है. ये बेसिकली एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है. ठीक है, तो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है. सो यू कैन सी इसको फर्स्ट गाइज 1934 में पेरिस में पब्लिश कराया है. देन इसका जो सेटिंग है इट वाज इन फ्रांस, और इसका जो एक नैरेटिव स्टाइल है इट इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बेस्ड ऑन इट इज़ ओके. तो मिलर जो है ही रॉट दिस बुक व्हेन ही वाज लिविंग एज अ पुअर राइटर इन पेरिस, जब वो स्ट्रगलिंग कर रहे थे टू सर्वाइव के लिए. ड्यूरिंग दैट पीरियड ही रॉट दिस इंपॉर्टेंट बुक वेयर ही टॉक्ड अबाउट और सेलिब्रेट फ्रीडम. ओके, एंड इस नॉवल में इन्होंने बेसिकली इन्होंने जो आर्टिस्टिक फ्रीडम है, ह्यूमन डिज़ायर है, इंडिविजुअल रिबेलियन है, उसको कहीं ना कहीं सेलिब्रेट किया है अगेंस्ट सोशल हाइपोक्रेसी. राइट, और इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल में लिखा गया है. इट ब्रोक लिटरेरी ताबूज एंड वॉज बैंड फॉर ऑब्सनिटी के लिए इसको यूएस अंटिल 1961 इसको यूएस में बैन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ इट्स थीम. होप यू अंडरस्टैंड हियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन. So guys, from here to eternity, this is by James Jones. I'm just writing here James Jones का ये basically war fiction है. This is the war fiction, part of fiction, associated war, realism, right? And यहाँ पर आपको war, loneliness, moral conflicts देखने मिल जाएगा मिलिट्री सिस्टम का. ठीक है, तो बेसिकली अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं आपके ये जो जेम्स जॉन्स हैं, एंड इन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस है इनका वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो इनका एक्सपीरियंस था उसको कहीं ना कहीं इन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की अपने इस वर्क में फ्रॉम हियर टू एटर्निटी. दैट वाज पब्लिश 1951 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन. एंड वार नॉवल है, साइकोलॉजिकल रियलिज्म है. एंड देखेंगे आप इसको पर्टिकुलर नॉवल को जिसके लिए इन्हें नेशनल बुक अवार्ड मिला है फॉर फिक्शन के लिए 1952 में. नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन ही गॉट एक्चुअली फ्रॉम दिस बिकॉज ऑफ दिस नॉवल. तो इस नॉवल के बारे में अगर मैं आपसे डायरेक्टली बोलूँ और इन शॉर्ट में आपको बताऊँ तो ये जो इनका नॉवल है इट इज़ अ पावरफुल वार नॉवल, जिसको इन्होंने इसका जो सेटिंग रखा है इसमें मतलब इन्होंने जो एक्सप्लोर किया है थीम दैट इज़ अटैक ऑन पर्ल हार्बर. यानी कि इन्होंने एक्सप्लोर किया है इमोशनल एंड मोरल स्ट्रगल को सोल्जर की लाइफ का अगेंस्ट मिलिट्री डिसिप्लिन. राइट, जहाँ पर इन्होंने फोकस किया है इंडिविजुअलिटी, लव एंड करप्शन ऑफ पावर. सो हियर वी टॉक्ड अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. अभी लेट्स
सी द क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे अगेन मैचिंग क्वेश्चन पूछा गया है. यू कैन सी वन साइड लिस्ट ऑफ ऑथर, ऑन द अदर साइड लिस्ट ऑफ टेक्स्ट. सो हेनरी मेलर का अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, फ्रॉम हीरो टू एटर्निटी. एंड जॉन स्टीनबर्ग का द ग्रैप्स ऑफ द रेथ. नेक्स्ट जेम्स जॉन्स का हमने फ्रॉम हीरो टू एटर्निटी आपका जेम्स जॉन्स का है, जो अभी मैंने आपके साथ रिसेंटली डिस्कस किया. हेनरी मिलर ने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा था, ठीक है. एंड जेम्स बॉल्डविन ने नो नेम इन द स्ट्रीट लिखा है. सो हियर वी टॉक्ड अबाउट द मैचिंग क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट व्हाट वी हैव, यू कैन सी द रेस फॉर थियोरी 148. नाउ वी द रेस फॉर थियोरी. दिस इज बाय, I'm just writing here the name of author, Barbara Christian. ये फीमेल ऑथर है. बेसिकली ये आपकी अफ्रीकन अमेरिकन फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं, फेमिनिस्ट क्रिटिक, राइट, अफ्रीकन अमेरिकन. और ये जो इनका बेसिकली वर्क है, बारबारा क्रिश्चियन का जो बेसिकली ये वर्क है, जो आपकी अफ्रीकन अमेरिकन फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं, इन्होंने बेसिकली जो ब्लैक वुमेन राइटर्स हैं उनके रियल एक्सपीरियंस को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है और कहीं ना कहीं इसको फोकस किया है. ये जो इनका वर्क है, इट केम 1987 में इसको पब्लिश कराया है. एंड इट वाज रिटन व्हेन ड्यूरिंग लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाज बिकमिंग डोमिनेटेड बाय अब्स्ट्रैक्ट यूरोपियन थियोरीज, राइट. तो बेसिकली पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट मॉडर्निज्म जो मेजर थियोरीज वी स्टडीड, सो शी कहीं ना कहीं फोकस कर रही है इस कंप्लीट एरिया को अपने इस वर्क के अंदर. सो ये जो इनका वर्क है, इन दिस वर्क शी आर्ग्यू द लिटरेरी स्टडीज किस तरीके से थियोरेटिकल एंड डिसकनेक्टेड हो चुके हैं फ्रॉम रियल लाइफ एंड रियल रीडर्स. यहाँ पर इन्होंने क्रिटिसाइज किया है ग्रोइंग बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट थियोरीज को, एज वेल शी स्कॉलर्स, जहाँ पर उन्होंने बात किया है रेस, यानी कि किस तरीके से produce complex ideas instead of understanding literature's emotional and political power, right. So overall अगर मैं आपसे कहूँ तो जो बारबारा क्रिश्चियन अपने वर्क में कहती हैं कि आजकल का जो एक लिटरेचर है उसमें आप देखेंगे जो लोग थियोरी बनाते हैं ना, उसमें रेस में लग गए हैं, यानी कि उनका ना कोई मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होता, वो मतलब एक्चुअल चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते. दे आर जस्ट फॉलोइंग द रेस, राइट. वो कहते हैं कि जो ब्लैक एंड विमेन राइटर्स हैं, उनकी अगर मैं थ्योरी के बारे में लिखती हूँ तो वो ये देखती हैं कि लिटरेचर का जो मेन पर्पस है टू जस्ट सोसाइटी को अंडरस्टूड करना, उसको चेंज करना, ना कि ओनली थियोरीज बनाते रहना, राइट. तो यही चीज़ इन्होंने फोकस की अपने इस वर्क में. होप यू अंडरस्टैंड हियर. नाउ लेट्स व्हाट वी हैव नेक्स्ट, नंबर 149, अपहाइडिंग द हिडन.